चैप्टर 141। आखिर एम्प्रेस डाउजर झाओजी मुझसे इतनी डर क्यों रही हैं? गो काई ने गाली दी। उसका चेहरा पूरी तरह डर से सफ़ेद पड़ चुका था। किन के सैनिकों ने जरा भी रहम नहीं दिखाया। वो दीवानों की तरह क्रॉसबो चला रहे थे, बिल्कुल भी कॉन्क्यूबाइन झाओ की मौजूदगी की परवाह किए बिना। गो काय का गुस्सा और डर दोनों चरम पर थे। अगर कॉन्क्यूबाइन झाओ मर जाती, चाहे किन सेना के हाथों ही क्यों न मरे, ये कोई कारनामा नहीं बल्कि एक बड़ा गुनाह होता। और अगर एम्प्रेस डाउजर की मौत हो जाए, वो भी उसकी वजह से, तो किन पूरा मौका पकड़कर झाओ पर जंग थोप देता। और वो चाहे भागकर झाओ भी लौट जाएं, सजा तो पक्की थी। सोचो गो काय की हालत कैसी होगी। वो तुरंत कॉन्क्यूबाइन झाओ के आगे खुद को ढाल की तरह खड़ा कर देता है। आसपास के झाओ रॉयल गार्ड्स तलवार बाहर निकालकर क्रॉसबो के तीर रोकने लगते हैं। कुछ तो वापस तीर चलाते हैं, लेकिन उनका तीर आर्मर पहने किन के ट्रस्टेड एड्स को चोट तक नहीं पहुंचा पाता। सिर्फ सिर या किसी कमज़ोर जगह पर लगने से ही उन्हें नुकसान होता। जैसे जैसे गो काय की बोट पास आ रही थी और टक्कर होना तय लग रहा था, मारो! झाओ फिंग गरजा और अपनी लॉन्गक्वान स्वॉर्ड निकाल ली। एक छलांग में वो सीधा गो काय की बोट की डेक पर जा उतरा। बाकी ट्रस्टेड एड्स भी तलवार निकालकर उसके पीछे कूद पड़े। उनके लिए तो ये सोना उगलने का मौका था। बैटलफील्ड में नाम, शौर्य सब मिल सकता था। हमारे लॉर्ड ने हमें बोन टेम्परिंग पाउडर दिया है। मेरी ताकत तो दुगना हो गई लगती है। मुझे भी लगता है आज 10 आदमियों को अकेला निपटा सकता हूँ। एक भी मत बचने दो, मिलिट्री ऑनर्स खुद हमारे पैरों में गिर रहे हैं। वो सब जोश में रॉयल गार्ड्स पर टूट पड़े। झाओ के रॉयल गार्ड्स कितने ही स्किल्ड क्यों ना हो, झाओ फिंग के आर्मर्ड एड्स के सामने वो टिक ही नहीं पाए। कुछ ही पलों में लाशें डेक पर बिखर गईं, खून नीचे बहते पानी को लाल कर रहा था। ये झाओ के रॉयल गार्ड्स, जो दुनिया के सबसे एलीट माने जाते हैं, इतने कमज़ोर कैसे? गो काय की आंखों में होश उड़ गए। रॉयल गार्ड का कमांडर भी हक्का बक्का था। ये क्या हो रहा है? झाओ रॉयल गार्ड्स तो दुनिया भर में मशहूर है, पर ये किन सोल्जर्स तो जैसे इनको कुछ भी नहीं समझ रहे। झाओ फिंग आगे बढ़ता गया, लॉन्गक्वान स्वॉर्ड से रॉयल गार्ड्स को मकई के दानों की तरह काट काट कर गिराता गया। झाओ रॉयल गार्ड को मारा, +5 स्ट्रेंथ। झाओ रॉयल गार्ड को मारा, +5 स्पीड। झाओ रॉयल गार्ड को मारा, +5 कॉन्स्टिट्यूशन। हर वार के साथ झाओ फिंग और भी तेज और भी लचकदार हो रहा था। ये सब एलीट गार्ड्स उसके लिए किसी ट्रेनिंग डमी से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहे थे। कुछ ही देर में वो कैबिन के सामने पहुंच गया। झाओ फिंग को इतना सीधा अपनी तरफ आता देख गो काय का चेहरा बिल्कुल जिंदा लाश जैसा पड़ गया। मारो! झाओ रॉयल गार्ड्स का कमांडर चीखा और तलवार लेकर झाओ फिंग पर झपटा। पर उसकी स्पीड झाओ फिंग को घटिया स्लो मोशन जैसी लगी। झाओ फिंग ने आराम से बचकर सीधे दिल पर तलवार घुसा दी। स्क्वेल्च! वो वहीं धड़कना बंद करके गिर पड़ा। आगे मत आना! गो काय चीखा, डर के मारे हवा तक रोक रहा था। एक कदम और आया तो मैं इसे मार दूंगा। अपने आखिरी गार्ड को गिरते देख हाथ कांप रहे गो काय ने तुरंत कॉन्क्यूबाइन झाओ को पकड़ लिया। तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। झाओ फेंग ने ठंडी सांस ली। तो मार दो? उसकी आवाज़ बिल्कुल लापरवाह थी। मुझे क्या, मैं कौन सा इसे जानता हूँ? एक औरत से धमकी झाओ फेंग को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। मैं प्राइम मिनिस्टर गो काय हूँ और ये किन की एम्प्रेस डाउजर है। एक कदम आगे आया तो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। ये सुनते ही झाओ फेंग और उसके एड्स के एक्सप्रेशंस अजीब हो गए। माय लॉर्ड, हमने तो एक महान कारनामा पकड़ लिया। एम्प्रेस डाउजर किन, ये लोग इसे ले जा रहे थे। हम तो वी की बॉर्डर के पास पहुंच गए हैं। अगर ये लोग वी तक भाग गए तो क्या एम्प्रेस डाउजर किसी दूसरे राष्ट्र को नहीं मिल जाती? ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमने इनसे टक्कर नहीं ली होती तो ये सब भाग चुके होते। सब एक दूसरे की तरफ शौक में देख रहे थे। सबको लगा था कि ये कुछ छोटे मोटे किन विरोधी जासूस होंगे, पर ये तो सीधा एम्प्रेस डाउजर किन का किडनैपिंग था, और वो भी गो काय जैसे इंसान के हाथों।
वही गुओकाई जो किन का युद्ध देवता माना जाता है, जिसके चालों ने झाओ के 2 बड़े जनरल्स को मौत तक पहुंचा दिया था। इस बंदे को मारना मना है। इसकी मौत से किन का यूनिफिकेशन प्लान हिल सकता है और साथ ही झाओफिंग की अपनी सारी आगे की योजनाएं भी। और जहां तक कॉन्क्यूबाइन झाओ की बात थी, झाओफिंग की नज़र उस पर गई। ये हाँ, वही मशहूर ऐतिहासिक सुंदरी है, उम्र गुजर चुकी पर अदाएं अभी भी ज़बरदस्त हैं, जो अपने खुद के बेटे को छोड़कर लाओ आई के साथ 2 नकली वारिस तक बना लेती है। उसकी कहानियां सुनी तो हैं, पर इस वक्त क्या ये सिर्फ डरी हुई है या कुछ और चल रहा है? झाओ सिंह ने ज्यादा नहीं सोचा। वो अपनी तलवार उठाकर धीरे धीरे गुओकाई की तरफ चलने लगा। क्या कर रहा है तू? गुओकाई चीखते हुए पीछे हटा। आगे मत आना, मार दूंगा इसे। झाओफिंग हंसी दबाते हुए बोला, तू मार दे? मुझे कैसे पता कि ये वाकई एम्प्रेस डाओजर है? हो सकता है झूठ बोल रहा हो। और वो उसकी तरफ और नज़दीक चला गया। चैप्टर 142। आखिर एम्प्रेस डाउजर झाओजी मुझसे इतना डर क्यों रही है? पार्ट 2। जाओ फेंग की बेपरवाही देखकर गुओकाई का होश उड़ गया। आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। तू पागल है? अगर मैंने कॉन्क्यूबाइन झाओ को मार दिया तो किनका राजा तेरी पूरी वंश को मिटा देगा। मारना तो तू ही होगा, मैं नहीं। जाओ फेंग ने शांत मुस्कुराहट के साथ कहा और धीरे धीरे और नज़दीक आ गया। और जैसे ही तू कॉन्क्यूबाइन झाओ को मारेगा, मैं तुझे मार दूंगा। मेरा काम हो जाएगा। सोच, एक मरी हुई एम्प्रेस डाउजर या एक जो दुश्मन देश ले जाए, हमारा ग्रेट किंग किस चीज़ को ज़्यादा बर्दाश्त करेगा? गुओकाई का चेहरा एकदम फल्ला पड़ गया। तलवार पकड़ना मुश्किल हो गया, हाथ कांप रहा था। उसी पल जाओ फेंग बिजली की तरह आगे बढ़ा। एक झटके में उसने गुओकाई का तलवार वाला हाथ पकड़ लिया। छोड़ दो! गुओकाई दर्द से मुंह बिगाड़ने लगा, जैसे हड्डियां टूट रही हों। जाओ फेंग का इरादा उसे मारने का नहीं था। ये आदमी किन का वॉर गॉड जिंदा जरूरी है। इसकी मौत का मतलब हजारों किन सैनिकों का एक्स्ट्रा खून। गुओकाई एक बंदा नहीं, पूरे 1 लाख की फौज के बराबर है। इसको जिंदा रखना फायदे का काम है। हॉस्टेज सिचुएशन सॉल्व करने के बाद जाओ फेंग ने आराम से उसकी तलवार छीन ली और उसे धक्का देकर पीछे फेंक दिया। 2 ट्रस्टेड एड्स तुरंत आगे बढ़े और गुओकाई को नीचे दबा दिया। पर अजीब बात ये थी, गुओकाई हट गया पर कॉन्क्यूबाइन झाओ फिर भी वहीं खड़ी थी, जैसे उसकी सांसें तक खो गई हों। बिल्कुल सुनसान, जैसे उसका रूह ही निकल गया हो। लाओ आए के बाद शायद ये वाकई पागल हो चुकी है, जाओ फेंग ने सोचा, अंदर ही अंदर हैरान होते हुए। पर उसने ज्यादा गौर नहीं किया। जिंदा रहना जरूरी है, बस। झांगमिंग भागते हुए आया। माय लॉर्ड, सारे दुश्मन निपटा दिए गए हैं। हमारे 8 लोग जख्मी हुए हैं, पर कोई जान का खतरा नहीं। ये आम सैनिक नहीं थे, एलीट थे। ठीक है, जाओ फेंग ने सिर हिलाया। आंख झपकते ही गुओकाई छोड़कर सारे मर चुके थे। जाओ फेंग अपने आदमियों की तरफ मुड़ा, हंसी के साथ बोला, आज तो किस्मत ने कमाल कर दिया। तुम जानते हो ये कौन है? एक एड ने मुंह बनाया। कौन है? ये तो मुर्गी बंद करने लायक भी ताकत नहीं रखता। पहले वाले काफी ताकतवर थे। जाओ फेंग हंसा। जाओ का प्रधानमंत्री गुओकाई। सब एड्स एक पल के लिए जम गए। ये जाओ का प्रधानमंत्री? मजाक कर रहे हो क्या? हम सिर्फ घूम रहे थे और सीधा जाओ के प्रधानमंत्री पर टक्कर खा गए। ये कैसी किस्मत है? सब जोर जोर से हंसने लगे। भाई, ये तो महान कारनामा है। हमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ा और पीएम पकड़ लिया। उनकी खुशी देखने लायक थी। किन सेना में मेरिट सबसे बड़ा कानून था। काम करोगे तो इनाम पक्का। जाओ फेंग का चेहरा फिर मुस्कुराया। उसकी नज़र कॉन्क्यूबाइन झाओ पर गई। और ये जो मेरे पास खड़ी है? ट्रस्टेड एड्स ने उसकी तरफ देखा, कुछ कंफ्यूजन में। जाओ फेंग ने कहा,
ये किन की एम्प्रेस डाउजर है, हमारे ग्रेट किंग की जन्म देने वाली। सब एक साथ हवा हो गए। क्या? ये तो सपना लग रहा है। प्रधानमंत्री जाओ की पकड़ और एम्प्रेस डाउजर किन की बचाव। ये तो लक नहीं, आसमानी वरदान है। अच्छा हुआ हम इन तक टकरा गए। अगर एम्प्रेस डाउजर किसी दुश्मन देश हाथ लग जाती, उसके परिणाम कल्पना से परे थे। सबके शरीर से सर्दी सी लहर गुजर गई। एम्प्रेस डाउजर को प्रणाम करो, जाओ फेंग गरजा। सबने एक साथ झुककर कहा, एम्प्रेस डाउजर को प्रणाम। पर कॉन्क्यूबाइन झाओ ने जरा सी भी हरकत नहीं की। जाओ फेंग उसे चुपके से देख रहा था। बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं। लगता है ये सच में अपना होश खो बैठी है। लाओ आए के 2 बेटे जो उसने खुद पैदा किए थे, जब उन्हें दीवार पर पटक कर मार दिया गया तो शायद उसका मन टूट गया। जाओ फेंग थोड़ा आगे बढ़ा, हल्का झुककर बोला, एम्प्रेस डाउजर, कृपया केबिन में चलिए, आराम कीजिए। पता नहीं उसे आवाज सुनाई दी या सिर्फ उसका चेहरा दिखा, पर उस लम्हे कॉन्क्यूबाइन झाओ की आंखों में जान सी आ गई। जैसे ही उसकी नजर जाओ फेंग पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए पीछे हट गए। तू मेरे पास मत आ। वो सब मेरी गलती थी। मैं क्या करती, उस वक्त मैं मजबूर थी। तुम मुझे मेरे किए की सजा मत दो, मेरे पास मत आना। वो जाओ फेंग को ऐसे देख रही थी जैसे सामने कोई भूत हो, कोई डरावना बदला लेने वाला आत्मा। जाओ फेंग बिल्कुल समझ नहीं पाया। ये तो सच्ची में पागल हो चुकी है। लग तो ऐसा रहा है जैसे मैं इसका दुश्मन हूं जो मुझे मारने आया है। हंसी, जाओ फेंग ने बुलाया। हजूर। हंसी तुरंत दूसरी बोट से कूद कर आया। इसका ख्याल रखना। आ गया हजूर। हंसी कॉन्क्यूबाइन झाओ को संभालने लगा और जाओ फेंग थोड़ा दूर चला गया। जैसे ही जाओ फेंग दूर हुआ, कॉन्क्यूबाइन झाओ का डर धीरे धीरे मिटा और वो फिर से वही सुनसान, बेजान सी बन गई। जाओ फेंग ने अंदर ही अंदर सांस भरी। ये औरत तो पूरी तरह से टूट चुकी है। चैप्टर 143, चैप्टर 101। एम्प्रेस डावजर झाओजी मुझसे इतनी डर क्यों रखती हैं? पार्ट 3। जनरल, क्या मैं आपसे एक डील कर सकता हूँ? कॉन्क्यूबाइन झाओ को तो आप बचा ही चुके हैं। अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको 10,000 सोने के सिक्के दे सकता हूँ। जो चाहिए सब मिल जाएगा। जमीन पर दबा हुआ गुओकाई पूरी बेचैनी के साथ ऊपर देख रहा था। एक चालाक आदमी होने के नाते वो समझ गया था कि ये उसके बचने का आखिरी मौका है। अगर झाओ फंग ने उसे छोड़ दिया तो वो भागकर वही पहुंच सकता था। चाहे मिशन फेल हो जाए, जिंदा तो बच ही जाता और घर लौटने पर भी झाओ का राजा उससे कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर वो किन के हाथ लग गया, बस सब खत्म। खुद किंग ऑफ किन की मां को किडनैप करने के जुर्म में वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका अंजाम कितना खौफनाक होगा। गुओकाई की बात सुनकर झाओ फंग उसके पास आया और हाथ उठाया। उसके 2 विश्वास पात्र तुरहन गुओकाई को उठाकर खड़ा करने लगे। ये देखकर गुओकाई के चेहरे पर जरा सी खुशी चमकी। शायद झाओ फंग मान गया था। प्राइम मिनिस्टर गुओ, झाओ फंग ने बिल्कुल सच्ची आवाज में कहा, मैं तो एक्चुअली तुम्हारा शुक्रिया करना चाहूंगा। शुक्रिया? किस बात का? गुओकाई ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाते हुए पूछा। अगर आप मुझे छोड़ दें तो मुझे भी फायदा, आपको भी फायदा, पूरे फायदे का मामला है। इस वक्त उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर वाली कोई शानो शौकत नहीं बची थी। पूरा का पूरा एक जान बचाने को तड़पता डरपोक लग रहा था। वैसे उसकी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसी ही थी। नहीं, झाओ फंग ने सर हिला दिया। मैं तो इसलिए थैंक यू कह रहा हूं क्योंकि तुमने मुझे एक ही साथ 2 बड़ी जीत दे दी। 1, ताए हो को बचाने का महान काम। 2, झाओ के प्राइम मिनिस्टर को जिंदा पकड़ने का काम। झाओ फंग के लिप्स पर एक हल्का सा मजाक भरा कर्व था। सच कहूं तो मैं तो बस वही रिवर पेट्रोल करने निकला था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम सामने मिल जाओगे। आज तो मैं लिटरली जैकपॉट मार के आया हूं। फिर उसने हाथ हिलाकर हुक्म दिया।
झाओ के प्राइम मिनिस्टर को मजबूती से बांध दो। ध्यान रखना, ये मरना नहीं चाहिए। जी जनरल। उसने एड ने तुरंत रस्सी निकाली और गुओकाई को कस के बांधना शुरू किया। पैनिक में गुओकाई जोर से चिल्लाने लगा, जनरल, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। झाओ में मेरे पास बेहिसाब जमीन जायदाद हैं। 10,000 कम पड़े तो 20,000 ले लो। नहीं, मेरा पूरा खानदानी खजाना ले लो। बस मुझे वापस जाने दो। झाओ फंग एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, सच्ची ताकत के सामने तुम्हारी दौलत की क्या औकात। बस हार मान लो। तभी वई रिवर के दूसरे किनारे वई की फौज के हजारों घोड़े एक साथ दौड़ते नजर आए। मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ भाई, जल्दी। वई की फौज को देखकर गोकाई की आंखों में उम्मीद चमक उठी। लगता है तुमने अपने भागने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ था, झाओफंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर वो बीच में ना रोकते तो गोकाई सच में कॉन्क्यूबाइन झाओ को वई तक लेकर जाकर चला भी जाता। वई के किनारे उनका जनरल परेशान हो गया। नौकाओं की हालत और युद्ध के निशान देखकर उसे सब समझ आ गया। जनरल, लगता है प्राइम मिनिस्टर गोकाई को किन की फौज ने पकड़ लिया है। अब हम क्या करें? वही जनरल ने गहरी सांस ली। हम देर कर चुके हैं। अब हम कोई भी कदम उठाया तो वो किन के खिलाफ जंग का ऐलान माना जाएगा और उसका नतीजा हमारे लिए तबाही होगा। हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे वो दूर से तीरबान चला सकते थे, पर हिम्मत नहीं हुई। किन को ये बहाना मिल जाता तो वई की बर्बादी पक्की थी। तो हम बस यूं ही देखते रहेंगे? एक और अफसर ने गुस्से में पूछा। इसी बीच दरिया के ऊपर से दर्जनों नौकाएं तेज रफ्तार से नीचे आ रही थीं। हर एक में किन आर्मी के लगभग 100 सिपाही पूरी तरह से लैस और खौफनाक ऑरा के साथ। वई के पास अब कोई मौका नहीं। जनरल ने ठंडी सांस ली। सीन फिर झाओफंग की तरफ शिफ्ट होता है। जनरल देखिए, झांग मिंग ने ऊपर की तरफ इशारा किया। ये जरूर वो लोग हैं जो गोकाई का पीछा कर रहे थे। झाओफंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तायहो के किडनैप होने जैसे जुर्म के बाद तो बड़ा ऑपरेशन एक्सपेक्टेड ही था। जनरल, अगर आप बीच में ना रोकते तो ये लोग तो सजा से बचा ही नहीं पाते। तायहो को दूसरी रियासत ले जाने का जुर्म। आधों से ज्यादा अफसर फांसी चढ़ जाते। उन्हें करीब आने दो। झाओफंग ने हल्का सा स्माइल किया। इस वक्त लीड बोर्ड पर खड़े तुई सुई ने भी सामने का मंजर देख लिया। कमांडर, लगता है हमारे शार्प वॉरियर्स ने तायहो को किडनैप करने वालों को रोक लिया है, जुन्हों ने एक्साइटेड टोन में कहा। मैं देख रहा हूं, तुई सुई ने धीरे से कहा। हुँ, खुदा का शुक्र है, इस बार तो जिंदगी बच गई। स्पीड कम करो, धीरे से पास पहुंचो, उसने हुक्म दिया। बोट्स करीब आईं और तुई सुई तुरंत झाओफंग के बोट पर चढ़ गया। डेप्यूटी जनरल के आर्मर पहने हुए झाओफंग को देखकर वो तुरंत झुक गया। महाराज, आप कौन से जनरल हैं? उसने पूरी इज्जत के साथ पूछा। चैप्टर 144 एम्प्रेस डाओजर झाओजी मुझसे इतनी डर क्यों रखती है, पार्ट 4। झाओफिंग ने मुकाबले में फिस्ट पम्प सैल्यूट दिया। नाम सुनते ही तुसुई ने हैरान होकर सांस रोक ली। आप वही जनरल झाओफिंग तो नहीं? उसकी नज़र झाओफिंग पर टिक गई। जिसने हन के सीनियर जनरल को मार गिराया, हन की राजधानी फतेह की और हन के राजा को जिंदा पकड़ा? हाँ, मैं ही हूँ, झाओफिंग ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। किंग ऑफ किन का जो रॉयल एडिक्ट पूरा देश में घूम गया था, उसके बाद पूरी चिन आर्मी उसके नाम से वाकिफ थी। उसके काम लेजेंड बन चुके थे। जनरल झाओ को मेरा प्रणाम। तोसुई ने एक और गहरा झुककर सलाम किया। उसकी आंखों में अदर भर आया। मैं पहले से ही आपकी कीर्ति सुन चुका हूँ। झाओफिंग उसे उठाने ही वाले थे कि तोसुई पलटकर अपनी फौज पर गरज उठा। जल्दी से जनरल झाओ को प्रणाम करो। वही योद्धा जिसने हन की राजधानी फतेह की और हन के राजा को जिंदा पकड़ा। ग्रेट किंग ने स्वयं उनकी महिमा पूरा देश में घोषित करने का आदेश दिया है। इस पर योंग सिटी इंपीरियल गार्ड सब एक साथ मुड़े। झाओफिंग की तरफ देखा और जोर से बोले, जनरल झाओ को प्रणाम। उठो भाइयों। झाओफिंग ने मुस्कुराहट के साथ हाथ उठाया। उसके साथ खड़े उसके 100 विश्वस्त पात्र अपने सीने गर्व से तान गए। ये हमारे स्वामी हैं, पूरी किंग वो आर्मी जिन्हें सलाम करती है।
धन्यवाद जनरल साओ, तोसुई ने सीधा होते हुए कहा। फिर उसकी नज़र झाओफिंग की 3 नौकाओं पर गई जहां लाशें बिखरी हुई थीं। कुछ तो दरिया ले जा चुका था। जनरल झाओ, क्या आपके लोगों का ज़्यादा नुकसान हुआ है? तोसुई ने झिझक कर पूछा। ये सब लोग झाओ स्टेट के रॉयल गार्ड हैं, हर एक एलीट। उनका पीछा करते हुए हमने बहुत जान गंवाई है। वे बहुत तेज थे। मेरे कुछ भाई जख्मी हुए हैं। झाओफिंग ने ईमानदारी से कहा। सच भी था। 100 उसके ट्रस्टेड एड्स ने लड़ाई की थी, 100 झाओ रॉयल गार्ड से। आम फौजी होते तो झाओफिंग के एड्स अकेले ही पूरा समेट देते, लेकिन रॉयल गार्ड अलग ही दर्जे के होते हैं। सिर्फ कुछ जख्मी हुए हैं? तोसुई आंखें फाड़कर देखने लगा। उसने आसपास के लोग देखे, जरा सी चोट के अलावा सब ठीक ठाक थे। जनरल, आपके एड्स तो सच में असाधारण हैं। तोसुई ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा। इन रॉयल गार्ड्स ने मेरे 200 से ज़्यादा लोग खा लिए हैं, और सिर्फ मेरे ही नहीं, बाकी चेसिंग ट्रूप्स भी कट गए। मतलब ये लोग सिर्फ ये 100 नहीं थे? झाओफिंग हैरान हुआ। पूरे 500 रॉयल गार्ड्स किंग में घुसे थे। तोसुई ने घबरानी हुई आवाज़ में कहा। उनके कमांडर ने 400 को एक फेक ट्रेल के लिए भेज दिया, ताकि हम धोखा खा जाएं। अगर आप बीच में नहीं आते तो ये लोग भाग जाते, और हम सब फांसी चढ़ जाते। एम्प्रेस डाउजर झाओजी अगर झाओ की गिरफ्त में चली जाती, मैं उस परिणाम का सोच भी नहीं सकता। ये तो बस एक अचानक मुलाकात थी। झाओफिन ने हल्का सा स्माइल दिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। जनरल, अगर आप इजाज़त दे तो पूछूं, किसने आपको यहाँ इंटरसेप्ट करने भेजा? तोसुई ने बड़े अदर से पूछा। किसी ने नहीं, झाओफिंग बोला। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। इन्हें दरिया पर हथियारों के साथ देखकर रूटीन इंस्पेक्शन करने आया, लेकिन मैं पूछता उससे पहले ही ये लोग लड़ने को तैयार हो गए। तोसुई एकदम चुप हो गया। जनरल, मतलब आप उनसे बस यूं ही टकरा गए? बिल्कुल। अगर प्लान होता तो मैं सिर्फ अपने एड्स को नहीं लेकर आता, पूरी फौज लेकर आता। झाओफिंग। तोसुई ने तीनों नौकाओं को देखा। बिल्कुल रैंडम कोइंसिडेंस। जनरल, सुना था कि आपने लॉजिस्टिक्स आर्मी से उठकर नाम बनाया। लोग कहते थे कि बाओ युआन के बेटे, और फिर बाओ युआन को मरने में किस्मत का हाथ था। आज देखकर समझ आया, आप सच में किस्मत के लाडले हैं। इतनी बड़ी उपाधि सिर्फ वेई रिवर पर कैजुअल पेट्रोल करते हुए मिल गई। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, वो दिल से बोल रहा था। जनरल साहब, ये किडनैपिंग किंग ऑफ झाओ नहीं करवाई होगी। रॉयल गार्ड बिना राजा के हुक्म के नहीं हिलते। तोसुई ने जवाब दिया। और ये आदमी कौन है जानते हो? झाओफिंग ने गुओखाई की तरफ इशारा किया। तोसुई ने उस बेचारे पतले आदमी को देखा। ये रॉयल गार्ड तो बिल्कुल नहीं लगता। ये है गुओखाई, झाओ का प्रधानमंत्री और पूरी किडनैपिंग का मास्टरमाइंड। गुओखाई, झाओ का प्रधानमंत्री? तोसुई की आंखें खून उतरने लगी। ये वही आदमी था जिसकी वजह से उसकी जान, उसकी इज्जत सब खतरे में पड़ गया था। मैं इसे अभी मार देता हूँ। तोसुई ने तलवार खींच ली। गुओखाई डर के मारे कांपते हुए झुका जा रहा था। झाओफिंग तुरंत बीच में आया। कमांडर, इस आदमी को मार दिया तो कानूनी परेशानी हो सकती है। इसे ग्रेट किंग के पास ले जाना ही सबसे सही होगा। तोसुई शांत हुआ। आप सही कह रहे हैं जनरल, मैं बेवकूफ़ी कर रहा था। एम्प्रेस डाउजर कहाँ है? तोसुई ने पूछा। कैबिन में। झाओफिंग ने पीछे की तरफ इशारा किया। तोसुई दौड़ता हुआ गया। एम्प्रेस डाउजर बिल्कुल ठीक थीं, बस सूनी आंखों के साथ बैठी हुई थीं। वो चैन की सांस ली। एम्प्रेस डाउजर को मेरा प्रणाम, तोसुई ने झुककर कहा, पर एम्प्रेस डाउजर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। कमांडर, झाओफिंग ने कहा, ये दोनों आप ले जाइए, रिपोर्ट तैयार करके वापस लौट जाइए। जनरल निश्चिंत रहिए, तोसुई ने तुरंत जवाब दिया। मैं आपका एक भी क्रेडिट नहीं लूँगा, सब कुछ सच सच बताऊँगा। झाओफिंग ने हाथ झटा दिया। फिक्र मत करो, एक वॉर जनरल होकर मैं अपनी ही एम्प्रेस डाउजर को दुश्मन के हाथ कैसे छोड़ देता। इसके बाद गुओखाई को इंपीरियल गार्ड्स के हवाले कर दिया गया और हंसी ने झाओजी को कैबिन से बाहर लाया। पर जैसे ही झाओजी झाओफिंग के पास से गुजरी, वो एकदम ठिठक गईं। मैंने तुम्हें नहीं मारा। नहीं नहीं, ये मैंने नहीं किया। वो हिचकियों में झिझकती हुई पीछे हटने लगी। दूर रहो मुझसे, पूरे डर के साथ। एम्प्रेस डाउजर बहुत डर गई हैं, तोसुई ने तुरंत हुक्म दिया।
उन्हें जल्दी से शिप पर ले जाओ। सिपाही तुरंत उन्हें संभाल कर ले गए और झाओफिंग बस वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल उलझा हुआ। वो मुझसे इतनी डर क्यों रखती है? ये कॉन्क्यूबाइन झाओ भी ना बिल्कुल लाइलाज है। हर बार मुझे देखकर ऐसे डर जाती है जैसे मैं उसकी जान लेने आया हूँ। दूसरी बार भी उसका ये रिएक्शन देखकर झाओफेंग पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। लेकिन सोचा जाए तो हारना भी क्या, उसने अपने 2 बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। कोई भी पागल हो जाता। झाओफेंग ने अंदर ही अंदर शिकायत की। कॉन्क्यूबाइन झाओ को योंग सिटी इंपीरियल गार्ड्स के शिप पर सेफली चढ़ा दिया गया। तब जाके तूसुई ने गहरी सांस ली। जब तक वो जिंदा है, मैं वापस जाकर अपना मिशन पूरा कर सकता हूँ। जनरल झाओ, उसने दोबारा गहरा झुककर सलाम किया। आपके एहसान मंदी का शब्दों में शुक्रिया नहीं कर सकता। मैं तूसुई इस एहसान को हमेशा अपने दिल में लिख कर रखूंगा। तूसुई? झाओ फेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। नाम जाना पहचाना जैसा लग रहा था। हिस्ट्री का कोई मशहूर नाम, पर अभी याद नहीं आ रहा। इतने सारे महान सेनापति गुजरे हैं, सब याद रखना मुश्किल होता है। जी, मेरा नाम तूसुई ही है, उसने तुरंत जवाब दिया। झाओ फेंग की इज्जत में जरा सा भी घट नहीं आ सकता था। वो साफ साफ दिख रहा था कि तूसुई सच्चे दिल से शुक्रगुजार है। अगर झाओ फेंग नहीं होता तो शायद एम्प्रेस डाओवेजर हुआन्यांग भी उसे बचा नहीं पाती। अच्छा, मैं याद रखूंगा, झाओ फेंग ने हल्का सा सर हिलाकर कहा। एम्प्रेस डाओवेजर डरी हुई हैं और ग्रेट किंग जरूर इस बात का पीछा कर रहा होगा। तुम तुरंत वापस जाओ और सारी रिपोर्ट पेश करो। धन्यवाद जनरल झाओ, मैं चलने की इजाजत लेता हूँ। तूसुई ने एक आखिरी बार शुक्रिया भरी नजर डाली और शिप की तरफ बढ़ गया। शिप्स घुमाओ, वापस जा रहे हैं। तूसुई के हुक्म के साथ दुनिया भर के शिप्स पलटकर हवा में परचम फैलाते वापस गए। झाओ फेंग ने शिप्स को दूर जाते हुए देखा और उसके चेहरे का सोचमंद भाव धीरे धीरे हल्का पड़ गया। हाँ, तूसुई। अब याद आया, हिस्ट्री में छिन शी हुआंग ने सबसे पहले उसी को बायुए को जीतने भेजा था। वो जीत भी गया था, लेकिन आखिर में बायुए लोगों ने उसे जहरीला करके मार दिया। तभी तो झाओ तुओ ने 100 यूए लैंड संभाले। झाओ फेंग को अब सब याद आ चुका था। उससे अपना नाम दिलाकर अच्छा संबंध बनाना वाकई में फायदे का काम था। किन के युग में बहुत सारे योद्धा वांग जियन के साये में दब गए थे, पर हिस्ट्री में नाम छोड़ना कोई आम बात नहीं होती। जब शिप्स नजर से ओझल होने लगे, झाओ फेंग के दिल में हल्का सा अफसोस जग गया। क्या बदकिस्मती है, अगर मैं किन टेरिटरी का स्टेशन्ड जनरल होता तो शियानयांग जाकर छिन शी हुआंग को अपनी आंखों से देख सकता था। उस महान शासक को जिसे आने वाली सभी नस्लें वान शी ई दी, सब युगों का एक लौता सम्राट कहती हैं, जिसे एंसेस्टर ड्रैगन के रूप में पूजा जाता है। आखिर इतना शक्तिशाली आदमी कैसा दिखता होगा? उसकी प्रेजेंस, उसका ऑरा कितना भयंकर, कितना दबदबा रखने वाला होगा। झाओ फेंग के दिल में बेपनाह जिज्ञासा थी। पर वो वे टेरिटरी का गैरिसन जनरल था, बिना ऊपर से आदेश आए एक कदम भी नहीं चल सकता। ये सब जनरल्स के लिए कठोर नियम था। अगर कोई गार्ड जनरल अपनी मर्जी से घूमता रहे तो साम्राज्य बर्बाद हो जाता। माय लॉर्ड, लगता है वे आर्मी को समझ आ गया, तुरंत पीछे हट गए। झाओ फेंग ने सर घुमाया। जो हजारों वे सोल्जर्स यहाँ थे, अब समुद्र की लहरों की तरह पीछे हट रहे थे। वे पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा, किन से लड़ने की हिम्मत नहीं करते। हान तो पहले ही गिर गया है। वे का सबसे बड़ा डर ये है कि किन को कोई बहाना मिल जाए सेना भेजने का। अगर ये हमला करके गो काय को चुरा के ले जाते तो किन को सीधा आक्रमण का बहाना मिल जाता। उनका बॉर्डर जनरल इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता। झाओ फेंग बिल्कुल समझ गया था कि वे सेना ने पीछे हटने का फैसला क्यों किया। माय लॉर्ड,
अब हम हिडन आइलैंड जाएं या वापस लौट जाएं? हान सी ने पूरा अदब से पूछा। हिडन आइलैंड ही जाएंगे, झाओ फेंग ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराया। वहां कुछ लोग हैं जो वफादार नहीं निकले, उन्हें सजा देनी पड़ेगी। झाओ सी ने जिन लोगों को रिक्रूट किया था उनमें हर तरह के लोग थे, लेकिन झाओ फेंग के लिए लॉयल्टी ही सबसे बड़ी शर्त थी और कुछ नए लोग इस मयार पर खरे नहीं उतरे। इन लोगों को सजा देकर सबके लिए एक मिसाल बनाना जरूरी था। यांगटिंग में अकर्मण्यता चल जाती, पर झाओ फेंग के प्रति गवाही कभी नहीं। ये उसका अटूट नियम था। श्री वी की राजधानी दलियांग। लॉर्ड सिन्निंग के रेजिडेंस में एक अधिकारी ने गहरा झुककर रिपोर्ट दी। रिपोर्टिंग टू लॉर्ड सिन्निंग, बॉर्डर गार्ड जनरल काओ का संदेश आया है कि वो एक कदम देर से पहुंचे और झाओ स्टेट के मिनिस्टर झाओ से मिल नहीं पाए। ये थे लॉर्ड सिन्निंग वी वुजी, वॉरिंग स्टेट्स के मशहूर 4 ग्रेट लॉर्ड्स में से एक। आज के युग में उनका दर्जा बेहद ऊंचा था। वी राज परिवार का हिस्सा और वी के वर्तमान राजा के चाचा। राजा की संपूर्ण विश्वास योग्य तक थी। रिपोर्ट सुनते ही वी वुजी के चेहरे पर अफसोस की परछाई उभर आई। वो जानता था कि झाओ स्टेट ने छिन की एम्प्रेस डावेजर को किडनैप करने का पूरा योजना बनाया था। गो काय ने पहले ही उससे इस बात पर गुप्त में बात की थी और उसने इस योजना को मंजूरी भी दे दी थी। प्लान सीधा था, एम्प्रेस डावेजा छिन को चुराओ, वी रिवर के रास्ते वे टेरिटरी में लाओ, फिर वापस धाव ले जाओ। किन की तेज होती ताकत से सारे राष्ट्र कांपते थे। वे तो बिल्कुल उसके बगल में था। हान के गिरने के बाद वी को भी अपनी बारी का डर था। वी की शक्ति ना झाओ जैसी थी, ना ही किन के आसपास। अंत में लगता है किस्मत ही हमारे साथ नहीं थी। अगर हम किन की एम्प्रेस डावेजर को बंधक बना लेते, तो किन का राजा भी हंसते हंसते कुछ नहीं कर सकता था।